हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पॉलिटी के होने वाले हैं। और ये जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ एमटीएस में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इसमें मैंने ऐड कर लिया है। ये पीडीएफ आरडब्ल्यूए की तरफ से था, तो ये सारा जो क्रेडिट है वो आरडब्ल्यूए की तरफ हो जाता है। तो आइए हम बस अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को अच्छे से करेंगे ताकि हमारे जो एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है वो अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर हो जाएँ जो कि पॉलिटी से में पूछे गए हैं। तो आइए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है वो होता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट था वो कब स्थापित किया गया था, मतलब किसके द्वारा स्थापित किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी। तो वो थे 1773 का विनियामक अधिनियम। कौन सा था? रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला 1773 का विनियामक अधिनियम या फिर रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773। संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। तो जो संविधान का प्रारूप था वो ड्राफ्ट कब कंप्लीट हुआ था। तो ये कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और ये इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था हिंदी भाषा में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये लिखा गया था इनके द्वारा। और जो पेंटिंग का काम किया गया था वो नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। और जो हमारा संविधान था वो लागू कब हो गया था? तो वो हो गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जैसा कि आप सभी को पता होगा, तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो हमारे जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सूची 1 भारतीय संविधान के मद को सूची 2 जिसमें देश ने अपनाया गया है उससे सुमिलित कीजिए या फिर मैच कीजिए। जो हमारा सूची 1 है वो किस देश से लिया गया है ये आपको सही से बताना है। तो इसमें जो पहला है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर DPSP जो है वो लिया गया है आयरलैंड से। तो पहले का 3 हो जाएगा। और मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वो लिया गया है अमेरिका से। तो दूसरे का 5 हो जाएगा। तीसरा है संघ राज्य संबंधों में समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये पहला हो जाएगा। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है और ये लिया गया है कनाडा से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि मैंने आपको बता दिया। तीसरा, पांचवा, पहला और दूसरा। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायक लाया। तो विच एक्ट इंट्रोड्यूस बायमर्शियल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। तो ये कौन सा एक्ट था जो द्विसदनीय विधायक लाया? तो ये था एक्ट 1919 का एक्ट। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो नागरिकता से कौन सा भाग संबंधित है? तो ये भाग दूसरा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा भाग। भारत में संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसने प्रतिबिंबित होता है। तो ये होता है उद्देशिका पे। उद्देशिका मतलब जो प्रियम्बल होता है, जो हमारे सबसे पहले पेज को प्रियम्बल में है, तो वो प्रियम्बल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसका जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू साहब ने पेश किया था। और ये एक्सेप्ट कब हो गया था? तो ये हो गया था 22 जनवरी 1947, 1947 को पेश किया गया था। और अगले साल 22 जनवरी 1947 को ये लागू हो गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे, जो परमानेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो किस चीज़ का उल्लेख नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार का। जो अडल्ट फ्रेंचाइज है उनका उल्लेख जो है वो नहीं है। किसका? आपका आंसर है वयस्क मताधिकार का। ये कुछ हमारे संविधान में लिखी हुई चीज़ें हैं। ये भाग है और इसके सामने जो आर्टिकल का जो विषय वस्तु है वो लिखा गया है और लास्ट में लिखा गया है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो एक बार इसे आप देख लीजिए। बाकी पॉज करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं, अपने नोट्स के लिए नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में उसकी नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11 तक,
और इसका मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है, जैसे 12 से 35 तक है ये अनुच्छेद में, आर्टिकल में। और आर्टिकल 4 में है राजकीय नीति निर्देशक तत्व, DPSP जिसे कहेंगे, वो 36 से 51 तक है। 4A में है मौलिक कर्तव्य, और इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं, आप इन्हें पॉज करके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन इन्हीं में से फंस जाते हैं, जो मैंने आपको बताया, भाग 1 से लेके 10 तक के बीच में। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल क्या होता है, तो ये आप देख लीजिए। भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है वो ये है। इसे हिंदी में भी लिखा है और इस साइड हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से जो शब्द हैं वो बाद में ऐड किए गए थे। तो वो है सोशलिस्ट और सेकुलर। ये शब्द को जो है वो प्रियम्बल में बाद में ऐड किया गया था, और जो शब्द पहले से ही थे वो थे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी। तो ये आपने देख लिया होगा, ये प्रियम्बल होता है, और इसमें जो गोला लगा हुआ है, जो सर्कल बना हुआ है, वो शब्द जो है वो बाद में ऐड किया गया था प्रियम्बल में। सोशलिस्ट, सेकुलर, और जो एक लास्ट में नीचे नीचे हाईलाइट किया हुआ है इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द जो है, अखंडता जिसे कहेंगे, अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये बाद में ऐड किया गया था। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो ये नागरिकता मैंने आपको बताया, ये भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक, और ये 5 तरह से प्राप्त की जा सकती है। जो छठा तरीका है वो है भारतीय बैंक में धन जमा करके आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो कैसे प्राप्त की जा सकती है? 5 तरीके से। उसमें पहला है जन्म का अधिकार, जन्म द्वारा मतलब, और देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, और जो चौथा तरीका है वो बाई डिसेंट है, वंशक्रम अनुसार, और जो 5वां तरीका है वो रजिस्ट्रेशन के दौरान है, पंजीकरण के दौरान। जैसे आपका जन्म इंडिया में होता है तो आप जाहिर सी बात है इंडिया के ही नागरिक हुए। देशीकरण, नेचुरलाइजेशन के द्वारा अगर होता है तो भी आप इंडियन ही का नागरिकता ले सकते हैं। और जैसे कि भारत को ऐसे कोई भूभाग अपने अंदर सम्मिलित करता है तो वो भी एक भारत का ही हिस्सा माना जाएगा, तो इस तरह से भी आप नागरिकता बन सकते हैं। और 5वां है वंश के अनुसार, ऐसे आपके मम्मी पापा इंडियन हैं तो आपकी भी जो इंडियन होने की संभावना है वो भी है। और रजिस्ट्रेशन के दौरान, जैसे कई लोग आते हैं यहाँ पे इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराने कि हमें इंडिया के ही निवासी चाहिए, तो उन्हें कुछ साल रहना पड़ेगा, तो उनका वो रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो बैंक में धन वगैरह जमा करके या फिर इस तरह से कोई भी चीज़ नागरिकता नहीं ले सकता। भारतीय संविधान की उद्देशिका, जैसा मैंने आपको बताया प्रियम्बल में, संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। तो जो संदर्भ कथन दिए गए हैं वो उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा गया है, ये ठीक है। उद्देशिका के अनुसार संविधान में निहित समस्त शक्तियों का स्रोत भारत के लोगों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और वे सर्वोत्तम संप्रभुता धारण करते हैं, ये जो है ये गलत है। तो ये क्या है? भारत के लोग नहीं, हम भारत के लोगों से स्टार्ट होता है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। और जो तीसरा है वो बेरूबारी यूनिवाद 1960 के उच्चतम न्यायालय में उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया था, इसलिए संसद ने इसे संशोधन नहीं करी थी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा, और जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो वो कौन से शब्द थे जो जोड़े गए थे? वो समाजवादी थे और पंथ निरपेक्ष थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1976 में जो संशोधन हुआ था वो था समाजवादी, सोशलिस्ट, और था पंथ निरपेक्ष या सेकुलर। संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आर्टिकल 32 के अनुसार। जैसे आपके किसी भी जो आर्टिकल्स का हनन होता है, जैसे आपको भेदभाव हो रहा है या फिर आपसे के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है आर्टिकल 17 के जरिए, तो आप इस सब को लेकर अधिकारियों के हनन मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं कि हमारे इस राइट का जो है वो हनन हो रहा है, हमें न्याय चाहिए। तो इस हिसाब से आर्टिकल 32 इन सभी चीज़ों के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज़ ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया? तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो है वो है अभिव्यक्ति की अधिकार। तो ये जो अभिव्यक्ति का अधिकार है ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, और ये अधिकार कौन कौन से हैं आर्टिकल में? ये है, तो अगर आपसे आर्टिकल पूछे तो वो 15, 16, 19, 29 और 30 हो जाएंगे, ये जो कि है सिर्फ इंडियंस के लिए है। और जैसा कि आर्टिकल 19 जो है वो कई एग्ज़ामों में काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है, तो आने वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 19 जो है वो क्या है।
मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। जो मौलिक अधिकार थे हमारे वो निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा ये निलंबित किए जाते हैं। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल में है 358 आर्टिकल में है। ये आपातकाल से रिलेटेड आर्टिकल है। तो आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति हैं, जो फर्स्ट पर्सन होता है इंडिया का, वो जो है वो ये आपातकाल के दौरान हमारे अधिकार को निलंबित कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। पर जो आर्टिकल 20 और 21 है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा? जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15 हो जाएगा। जैसे भी कोई भी राजकोष से संपोषी कुआं, तालाब या फिर नदी, नहर से जैसे कोई भी चीज़ें, कोई भी इंसान अपने सुविधा के अनुसार वहाँ से अपने काम के लिए कोई भी चीज़ ले सकता है। वहाँ से उनको वंचित नहीं रखा जाएगा कि तुम यहाँ से पानी नहीं ले जा सकते, ये कुआं हम लोगों ने बनाया है। तो ऐसा पब्लिक सेक्टर पे आप नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 15 कहता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 15 हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो है तो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। तो आर्टिकल आगे भी कुछ आर्टिकल लिखे हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 1922 में है, 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है ये है हमारा 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो 25 से 28 के बीच में है। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 29 और 30 में है। और जो आर्टिकल 32 है वो संवैधानिक उपचारों से रिलेटेड है, जो मतलब इनकी रेमेडीज़ हैं उनसे रिलेटेड है। आपका कोई भी आर्टिकल हनन होता है तो आप 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे ये आर्टिकल नहीं माने गए हैं, तो आपको जस्टिस मिल सकता है वहाँ पर। तो समानता का अधिकार जो है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये किस में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? जो मूल अधिकारों का संरक्षण है वो है जुडिशरी या फिर न्यायपालिका जिसे कहेंगे हिंदी में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जुडिशरी हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ आर्टिकल जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार आर्टिकल 15 और 14 जो है वो देख लीजिए। जो आर्टिकल 14 है वो है हमारा विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर द लॉ जिसे कहेंगे इंग्लिश में। और जो आर्टिकल 15 है वो धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव आपसे कोई नहीं कर सकता। जैसे कि आर्टिकल 15(1), 15(2) ये सब उसके सब पार्ट है, ये सब आर्टिकल बाद में जोड़े गए हैं। जैसे पब्लिक प्लेस पे कोई चीज़ों के साथ आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। और महिला बच्चों के लिए जो है वो प्रावधान है, उनके साथ कोई भी बदतमीजी जैसा ऐसा कुछ रोक नहीं लगा सकते हैं आप। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछले और 815 का 6 EWS जो हमारे रिजर्वेशन में आते हैं तो उनसे रिलेटेड है ये। और आर्टिकल 16 जो कहता है वो लोक नियोजन में समान अवसर जो प्राप्त हो सकता है, जैसे कि किसी को भी अगर जॉब से रिलेटेड कोई भी चीज़ आएंगी तो सबको समान अवसर जो है वो दिया जाएगा। इसी तरह आर्टिकल 17 है जो कि अनटचेबिलिटी की बात करता है कि कोई भी जैसे अस्पृश्यता का चीज़ों नहीं बढ़ावा देगा। और आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल्स को एंड करता है, जैसे कि आप अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल जैसा कुछ लगा नहीं सकते, जैसे कि आप बहुत राजा महाराजाओं के ख़ानदान से रहते हैं तो इस तरह से टाइटल आप नहीं लगा सकते हैं कि महाराजा ये, महाराजा वो, राजा साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये सैन्य से रिलेटेड है, जैसे मिलिट्री फोर्सेस या फिर नेवी से रिलेटेड जो भी आदमी होते हैं तो वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। और एजुकेटेड पर्पस से जो डॉक्टर हैं, PhD होल्डर्स हैं, मेजर वगैरह, तो वो सब लगा सकते हैं। आम लोगों के लिए ये आर्टिकल नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से ये इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो ये आर्टिकल कौन से में है? ये आर्टिकल 17 में है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आर्टिकल 17 है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों और कारखानों में किसी भी तरह का काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा और ना ही किसी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जाएगा? जैसे कि ऐसा कौन सा आर्टिकल आपसे पूछा है जो 14 वर्ष से कम बच्चों को ना ही फैक्ट्री वगैरह में और ना ही किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जान जाने का खतरा होता है वहाँ पे ये लोग काम नहीं कर सकते? ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है जो कहता है? तो ये आर्टिकल 24 है। 24 के अनुसार आप किसी भी ऐसे छोटे बच्चे को जो 14 वर्ष से कम है उसको ऐसे खतरनाक जगहों पर काम पे नहीं रख सकते। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से जो फंडामेंटल राइट है वो नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है
वो पहले मौलिक अधिकार था पर उसे फिर बाद में हटा दिया गया था। तो इस समय इसका आंसर जो राइट आंसर है वो संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता। आइए देखते हैं आर्टिकल 19 को। जो 19 था हमारा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी आर्टिकल आपसे 19 का 3, 19 का 4, 19 का 6 ऐसे करके पूछ सकता है। तो एक बार देख लीजिए कि क्या होता है। तो 19 का 1 जो है वो कहता है वाक्य की अभिव्यक्ति, मतलब बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। आप अपने जो आवाज़ है वो कहीं भी किसी के सामने भी रख सकते हैं। और दूसरा है आर्टिकल 19 का दूसरा जो है वो शांतिपूर्ण सम्मेलन, मतलब आप शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। और उसी का तीसरा भाग जो है वो कहता है कि समुदाय बनाना, एसोसिएशन या यूनियन जैसे ग्रुप होता है, संघ होता है, वो बनाना। फिर जब ग्रुप बन गया तो फिर उसके बाद आपको कहीं भी आने जाने की सुविधा है, जैसे कि भ्रमण करने की, घूमने की, ऐसे किसी और स्टेट में जाने की आपको कोई रोकेगा नहीं। और जब वहाँ आप हो गए घूम के किसी भी जगह घूमने, और जब घूमने के बाद आर्टिकल जो 5 है, 5 वाला पार्ट वो कहता है निवास करने का, रेसिडेंस का। और रेसिडेंस के बाद जो है वो है कि कारोबार का। आर्टिकल 6 जो है 19 का 6 वो कारोबार से रिलेटेड, मतलब काम करने का। तो फिर से देख लीजिए, वाक्य की अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन, इकट्ठा हो जाएं। और फिर समुदाय बनाने का स्वतंत्रता। फिर भ्रमण करने का। फिर भ्रमण करने के बाद निवास करने का, वहाँ जाएंगे तो रहेंगे, और जब रहना है तो वहाँ पे काम भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारे आपस में लिंक हैं, रिलेटेड हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 19 का दूसरा, 19 का 5th, 19 का 4th पार्ट किससे रिलेटेड है, तो आप इसे एक सीरीज़ में याद रख लीजिए। जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता, अब जब आपने बोला है तो सभी लोग एग्री होंगे आपकी बात से, तो सम्मेलन मिलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से आप बना सकते हैं। फिर ग्रुप बन जाएगा आप लोगों का। फिर ग्रुप बन जाएगा तो घूमने के लिए कहीं आपको जाना आना पड़ेगा। फिर जहाँ जाएंगे वहाँ रहेंगे भी, और जहाँ रहेंगे वहाँ फिर आपको काम भी करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत में संविधान के विद्यमान अधिकारों ने मूल कर्तव्यों को जोड़ा? तो किस वर्ष जो संविधान के जो अधिकार मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो वो था 1976। 1976 में ये भाग जोड़ा गया था हमारा मूल कर्तव्यों का। और मूल कर्तव्यों को किस में रखा गया है, तो वो रखा गया है भाग 4 में, DPSP जिसे कहेंगे, जो कि 36 से 51 तक है। और भाग 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य, जो कि 51 से 51A से रिलेटेड है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी 1976। और ये इसकी कमेटी का नाम क्या था, तो वो ये था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो भाग 4 और 4A आपको ये दोनों याद रखने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग भारत के संविधान से सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो ऐसा कौन सा भाग है सब भारत के संविधान का जो सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है वो सम्मिलित नहीं था, मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं था। और ऊपर के आर्टिकल देख लीजिए, ऊपर की चीज़ें, जो समानता का अधिकार है ये किस आर्टिकल में है, स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है, ये आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो देश की रक्षा करना है, राष्ट्र की सेवा, ये मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिसरण करना, प्रिजर्व करना, उसको बचा के रखना। हमारी जो संस्कृति है, कुछ इमारत है तो उसको बचा के रखना, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कोई भी स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट जैसा, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है, इसको भी संभाल कर सही से रखने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन जो ग्राम पंचायतों का गठन सहायता करना है वो हमारा काम नहीं है। तो इसमें मौलिक कर्तव्य वही है जो इसमें शामिल नहीं है। मौलिक कर्तव्यों में ये जो है ये शामिल नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि यह राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि ये राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो ये आर्टिकल है 37। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37। भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो जैसा मैंने बताया कि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 4A में है। तो भाग जो है वो 4th A में है, मौलिक कर्तव्य या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है? तो कौन सा ये आर्टिकल है जो कहता है कि
अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और फिर शांति से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल हो जाएगा हमारा 51। तो आर्टिकल 51 जो है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय पीस से संबंधित है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और जो 48 का है, जो 48 का फर्स्ट पार्ट है वो पर्यावरण संरक्षण से है। तो आपका जो राइट आंसर हो आ जाएगा। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी किस आर्टिकल में है, तो ये DPESP के आर्टिकल 51 में है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्यों में वर्णित नहीं है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है वो इसमें उसका उल्लेख नहीं है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है, ये उसका जो पार्ट है उसमें नहीं दिखा गया है, नहीं लिया है। संविधान 42 के संशोधन द्वारा, जो संविधान का 42वां संशोधन था, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था, तो आर्टिकल 42 जो है वो कब जोड़ा गया था, ये था आपका उद्योगों के प्रबंध से कामगारों की सहभागिता, ये जोड़ा गया था कब, 42वें संशोधन में, राज्य के नीति निर्देशक में ये जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो ऐसा कौन सा एक सही सुमेलित है, 39 का ए, ये इक्वल जस्टिस की बात करता है, ये सही है। 14 जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी ठीक है। 44 समान नागरिक संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेंगे, ये भी ठीक है। और 48 जो है वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये उसमें नहीं है, ये आर्टिकल 15 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण मतलब सेपरेशन दिखाएगा आर्टिकल 50। तो ये ऑप्शन डी जो है वो गलत है हमारा। तो जैसा कि आपने देखा, ये था हमारा पॉलिटी के टॉप 40 क्वेश्चन, जिसमें कि जो कि SSC ने पिछले वर्ष में पूछे गए थे CGL MTS और CPU जैसे एग्ज़ामों में, तो मैंने आपको कराया। तो जैसा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारे इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं आपके MTS के लिए और भी एक अच्छे से क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक यू।